हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। और लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देख लिया था? इसकी प्रोसेस देख ली थी, इसकी डेफिनेशन का मीनिंग देख लिया था। तो पहले 2 मिनट लगाएंगे, फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे हमने क्या पढ़ रखा है, उसके बाद हम करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। तो बच्चों, सबसे पहले हमने बात करी थी कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो हमने बात करी थी मीनिंग पढ़ना है, फीचर पढ़ना है, प्रोसेस पढ़नी है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है। और नेक्स्ट सेशन वालों को 22-23 वालों को आपको रिलेशनशिप भी पढ़नी है। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या बताया था कि जैसा आपने सोचा था, जैसे आपके प्लान्स थे, उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस चीज को इंश्योर करना, उस चीज को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। या फिर ये बोलो कि आपने जो सोचा था और जो आपने किया, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपको स्टैंडर्ड के संग कंपेयर करना है। इसके बाद आपको डेविएशंस को फाइंड आउट करना है, अगर कोई है तो। उसके बाद एक्शंस लेने हैं, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, जिससे डिफरेंसेस फ्यूचर में रिपीट ना हो। इस चीज को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। इसके बाद हमने देखा था कंट्रोलिंग की प्रोसेस, जो कि हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखी थी। एग्जांपल क्या था कि 1 लाख यूनिट बनाने का सोचा था, 95,000 यूनिट्स बने, 5,000 का डिफरेंस आया। डिफरेंसेस से हमने बहुत सारे कारण पता लगाए थे। उसके बाद मैनेजमेंट को बताया था और मैनेजमेंट ने कोई करेक्टिव एक्शंस लिए थे। तो यही हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है। और प्रोसेस ध्यान रखना हमेशा सीक्वेंस में होती है। तो पहला स्टेप हमने क्या देखा था? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। आप सबसे पहले टारगेट सेट करोगे, स्टैंडर्ड बनाओगे कि जिसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकता है, क्वालिटेटिव टर्म्स में हो सकता है। और उसको आपको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए कि वक्त रहते उसको बदलना पड़े तो आप बदल सकें। क्लियर? उसके बाद हमने बात करी थी सेकंड स्टेप में मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसका काम क्या होता है कि आपने जो एक्चुअल काम किया उसको मेजर करना। और ध्यान रखना, मेजरमेंट उसी तरीके से होगा जैसे आपने टारगेट सेट किया था। और मेजरमेंट करने के हमने 2-3 तरीके बताए थे: पर्सनल ऑब्जर्वेशन करना, सैंपल चेक करना और परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना। थर्ड स्टेप क्या था? पहले और दूसरों को कंपेयर करो, स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करो, जिससे आप डेविएशन या डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सको। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा? एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब क्या है? जो आपने डिफरेंसेस फाइंड आउट करे वो क्यों हुए, उसके पीछे कारण क्या था, वो करना। इसके लिए हम 2 स्टेप्स का ध्यान रखते हैं। पहला हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये बोलता है कि आप बिजनेस के क्रिटिकल पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, जो आपकी सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्रिटिकल है। जैसे कि आपकी बिजनेस, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और कोरियर एक्सपेंसेस। तो आपको किस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए? लेबर कॉस्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन ट्रेवलिंग कॉस्ट और कोरियर कॉस्ट। आपको अपने बिजनेस के क्रिटिकल पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी होता है। मतलब ये कि आप हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो किस चीज को कंट्रोल करना है? जो भी चीज एक लिमिट के बाहर जा रही है उसको कंट्रोल करना है, और जो लिमिट के अंदर है उसको आप कुछ भी नहीं करना है। वही ना, बच्चे अगर घर के अंदर खेले तो मम्मी पापा को टेंशन नहीं होती, लेकिन घर के बाहर चले जाते हैं तो मम्मी पापा को ध्यान रखना पड़ता है। तो वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, लिमिट के अंदर काम हो रहा है, लिमिट के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन लिमिट के बाहर जा रहे हैं तो भैया करेक्टिव एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। और ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको दोनों का अंतर बता दिया है। क्लियर? इसके बाद आप डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे और उनके कारण पता लगाएंगे। और कारण पता लगाने के बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? मैनेजमेंट को बताएंगे। मैनेजमेंट क्या करेगा? अगर लिमिट के अंदर है तो वो इग्नोर कर देगा, और लिमिट के बाहर है तो करेक्टिव एक्शंस लेगा, जिससे फ्यूचर में वो चीज रिपीट ना हो। कि ये चीज आपको क्लियर हो गई? बहुत सही। अब बच्चों बात करेंगे कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में, कि कंट्रोलिंग करना जरूरी क्यों है। क्लियर? तो इसके अंदर हमको 6 इंपॉर्टेंस पढ़नी है, और तो याद करने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। क्या तरीका है याद करने का? को गेम, CO को गेम, GAME को गेम। बड़ा ही सिंपल है याद करने का तरीका। पहले एक समझ लेते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंस, उसके बाद याद भी हो जाएगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग करने का वो है कि आप अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर लेते हो। है ना? सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं, और फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? टारगेट को अचीव करने के लिए। तो कंट्रोलिंग किस चीज में हेल्प करता है? आपको आपके टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करता है, आपको राइट ट्रैक पर रखता है, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। क्लियर? एक बार रीड कर लेते हैं।
The controlling function measure progress toward organizational goals and bring light to deviations. आपके गोल्स को देखता है, आपकी प्रोग्रेस को मेजर करता है और आपको डेविएशंस बताता है, कि डिफरेंसेस बताता है, और फिर आप करेक्टिव एक्शंस ले लेते हो। ये सब करके आप क्या कर पाते हो, अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो। क्लियर? तो इट हेल्प्स इन accomplishing organizational goals. सेकंड स्टेप क्या दे रखा है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने साल के स्टार्टिंग में 1 लाख का टारगेट सोचा था कि आपको 1 लाख यूनिट्स बनानी है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर लॉकडाउन लग गया था 3 महीने का। तो आप साल के अंत में ये बोलोगे कि तुमने 1 लाख यूनिट टीम बनाई? आपको उस 3 महीने को भी तो ध्यान में रखना चाहिए था, है ना? अब मान के चलो साल के अंत में मैंने हमारे 60,000 यूनिट सोचा था, 1 लाख का बने 60,000 का, तो आप क्या बोलोगे, मेरे जो स्टाफ है वो निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम करना नहीं आता, निकालो सबको, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने 1 लाख का टारगेट सोचा था, 12 महीने का प्रोडक्शन, लेकिन 3 महीने तो ऑर्गेनाइजेशन बंद रही, लॉकडाउन लग गया था, तो आपको टारगेट को कम करना चाहिए था, है ना? तो वही बात इन्होंने लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग करने से हम ये भी पता लगा लेते हैं कि जो टारगेट था वो सही बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था। वो कैसे पता लगता है, जब डिफरेंसेस आते हैं। तो वही चीज यहां पर इन्होंने लिखी हुई है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ गुड कंट्रोल सिस्टम enables a management to verify where the standard sets are accurate और ऑब्जेक्टिव। जो आपने आप वेरीफाई कर पाते हो कंट्रोलिंग करने के बाद कि आपके जो स्टैंडर्ड्स थे वो सही थे, क्या वो लॉजिकल थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव थे कि नहीं थे। क्लियर? जिससे आप ये भी पता लगा सकते हो ना कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर सको, उनको चेंज कर सको। तो वही चीज इन्होंने यहां पर इसको लिखा हुआ है कि यू कैन जज द एक्यूरेसी ऑफ योर स्टैंडर्ड्स by keeping control, by checking out the internal and external environment of your business. क्लियर? तो पहला पॉइंट है, गोल अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा, आपके स्टैंडर्ड सही बने थे कि नहीं बने थे, उनको चेक करने में भी आपकी मदद करता है। क्लियर? ओके। थर्ड जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो भैया, कंट्रोलिंग आप क्यों कर रहे हैं? जब हमने कंट्रोलिंग में डेविएशंस फाइंड आउट करे थे, डेविएशन से क्या पता लगा था कि हाँ भाई यहां यहां दिक्कतें आई, तो इससे क्या होगा, आगे चल के हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाएंगे, है ना? और देखो, जब हम प्लानिंग करते हैं, जब आप अपनी 12th क्लास की प्लानिंग करते हो, तो क्या बोलते हो, 3 से 4 में यहां जाऊंगा, 4 से 5 में वहां जाऊंगा, 5 से 6 में यहां जाऊंगा, फिर घर पर आऊंगा, फिर चाय पीऊंगा, फिर होमवर्क करूंगा, फिर सेल्फ स्टडी करूंगा। कितनी प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? तो हर एक स्टार्टिंग का 1 महीना तो बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग चलता है, चलता ही नहीं चलता है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने टाइम का एफिशिएंट यूज कर रहे हो। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो भी पहले जो बन चुके प्लान है, उसी हिसाब से काम होता है, और जब आप काम उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हो। तो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? आगे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल मैनेजमेंट सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट कोशिश करता है कंट्रोलिंग करने से कि मैं वेस्टेज को रिड्यूस कर पाऊं, या फिर जो स्पॉइलेज हो रही रिसोर्सेज को इग्नोर कर पाऊं, खत्म कर पाऊं। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। सारी एक्टिविटी आप प्लान के अकॉर्डिंग करते हो, जो आपने पहले से बना रखी है, और इससे आप पता लगा पाते हो कि आप अपने रिसोर्स को इफेक्टिवली, मतलब टाइमली, और एफिशिएंटली, मतलब कम कॉस्ट में कंप्लीट कर पा रहे हो। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों? बहुत सही। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो बच्चों, आपके पापा आपसे बोले, आपकी मम्मी आपसे बोले कि बेटा अगर तू 80% ले आया, आई रिपीट, अगर तू 80% ले आया, तो तेरे को आईफोन 13 प्रो मैक्स, वो भी 1 TB वाला देंगे। बताओ, अगर तू बेटा 80% ले आया, तो तेरे मम्मी पापा तेरे को आईफोन 13 प्रो मैक्स 1 TB वाला लेके देंगे, 3 कैमरों वाला, 1 TB का। तो क्या पढ़ने में मजा आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 80% लाने हैं, 80% लाते ही आईफोन मेरे हाथ में होगा, मैं मिरर सेल्फी ले पाऊंगा। तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को बता दे कि अगर तूने 1 लाख यूनिट बना दी, तूने सेल का टारगेट अचीव कर लिया, तूने प्रोडक्शन का टारगेट अचीव कर लिया, तो देखो प्रमोशन मिल जाएगा, तेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, तो इंसेंटिव मिलेगा, तो बोनस मिलेगा। तो क्या वो खुशी से काम करेगा? नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि इस काम से मेरी जांच होगी, इस काम से मुझे अप्रेजल मिलेगा, तो वो मोटिवेट होकर काम करेगा। आप मोटिवेट होकर स्टडी करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 80% के बाद आईफोन मेरे हाथ में होगा, मैं भी मिरर सेल्फी लूंगा।
तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि कंट्रोलिंग करने से, टारगेट बताने से आपका मोटिवेशन इंक्रीज होता है, आपके एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज होता है। क्लियर? रीड करें, देखो क्या लिखा हुआ है। अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस what they are expected to do and what are the standard of their performance। कंट्रोलिंग में आपको पहले से ही पता होता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है काम करने के लिए, और आपको स्टैंडर्ड भी बता दिया जाता है कि इस हिसाब से आपको परफॉर्म करना है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाएगा, चेक किया जाएगा, उससे आपको इंसेंटिव मिलेगा, और इस वजह से आप मोटिवेट होकर अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, आप 80% लाने की कोशिश करोगे। भाई आईफोन के लिए तो कुछ भी करेगा। क्लियर? ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है? एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर बच्चों क्लास में सीसीटीवी कैमरा होता है तो बच्चे एक हद तक ही उद्यमी करते हैं, ज्यादा कुछ टूट फूट नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो हमारे शॉपिंग सेंटर्स होते हैं उसके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में कोई बंदा चोरी कर रहा होता है, फिर वो कैमरे में देखता है और फिर वो वापस सामान रख देता है और माफी मांग लेता है। तो मतलब क्या है, कंट्रोल सिस्टम लगाने से आपका डिसऑनेस्ट बिहेवियर कम होने लग जाता है। आप ऑर्डर में रहते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, क्योंकि सामने वाला कभी भी देख सकता है कि कहां गड़बड़ कर रहा है, तभी आपको पकड़ लेगा, तभी आपको नौकरी से निकाल भी देगा। तो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ठीक है। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। क्या ये चीज क्लियर है आपको? एक बार रीड करें क्या लिखा हुआ है। कंट्रोलिंग क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज। आपकी जेबें चेक होती है जब आप बाहर जाते हो, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन आप बाहर जाते हो, आपकी जेबें चेक होती हैं, आप कोई सामान तो नहीं लेके जा रहे हो। क्लियर? तो वही चीज से क्या होता है कि आपका डिसऑनेस्ट बिहेवियर, चोरी का जो एटीट्यूड होता है एम्प्लॉयज का, वो कम हो जाता है और आप डिसिप्लिन में काम करते हो, जबरदस्ती की मौज मस्ती नहीं करते हो। क्लियर? और फिफ्थ पॉइंट क्या, सिक्स पॉइंट क्या दे रखा है आपको? फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखो सारा काम किसके अकॉर्डिंग होता है? प्लान के अकॉर्डिंग होता है, और प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता है तो कंट्रोलिंग कान पकड़ के आपको उसके अकॉर्डिंग काम करवाता है ना। तो सारे काम आप प्लान के अकॉर्डिंग कर लो। ये किस चीज में हेल्प करता है? ये कंट्रोलिंग आपको हेल्प करता है। तो एक बार रीड करते हैं। कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है ना, क्योंकि आप मेजर कर रहे हो, जहां भी भटकोगे तो कंट्रोलिंग कान पकड़ लेगा और आपको फिर से राइट डायरेक्शन में ले आएगा। कैसे ले आएगा? क्योंकि वो आपके डेविएशंस को एनालाइज करेगा। तो वही लिखा हुआ है, ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय आर गवर्न्ड बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एज वेल एज दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद अनदर। जब टारगेट सेट करते हो तो आपके जो टारगेट्स होते हैं, आपके जो काम होते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट के, आपके गोल्स के क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो कंट्रोलिंग आपको कान पकड़ के कोऑर्डिनेट करवाता है, जिससे आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओ। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई बच्चों? बहुत सी। तो बच्चों ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। उसको मैंने याद करने का तरीका क्या बताया आपको? को गेम। सी स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, को याद हो गया, जी स्टैंड्स फॉर गोल, ए स्टैंड फॉर एक्यूरेसी, एम स्टैंड फॉर मोटिवेशन, ई स्टैंड फॉर आपका एफिशिएंसी। क्लियर? को मतलब coordination, order and discipline, G stand for goals, A stand for accuracy, M stand for motivation और E stand for efficient use of resources। क्लियर? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, और ये टॉपिक कंप्लीट होते ही टर्म 2 जो बच्चे मई 2022 में पेपर देने वाले, उनका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो 2023 में पेपर देने वाले हैं, जो कह लो 22-23 के सेशन वाले हैं, उनके लिए एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। उनका चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों एक बार फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग भी देख लेते हैं। तो फीचर ऑफ कंट्रोलिंग बड़ा ही सिंपल है। पहला, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग आप करते क्यों है? क्योंकि आपको गोल की दिशा में जाना है, आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। और गोल को अचीव कैसे करवाता है? by comparing the performance with standards, analyzing deviation and taking corrective actions। तो आप उससे effectively, efficiently अपने resources को use करते हो, target को achieve करते हो, and hence आप goal को achieve कर लेते हो। क्लियर? तो एक बार रीड कर लेते हैं। कंट्रोलिंग ensures that organization resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals। क्लियर? ओके।
सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब हम सबको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर जगह लागू होने वाला। तो कंट्रोलिंग हर एक लेवल पर लागू होता है, चाहे आप टॉप लेवल पर हो, चाहे आप मिडिल लेवल पर हो, चाहे आप ऑपरेशनल लेवल पर हो या लोअर लेवल पर हो, या फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। आपके घर में कंट्रोलिंग होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग होता है, आपके स्कूल में कंट्रोलिंग होता है, कंट्री में कंट्रोलिंग होता है। ठीक है ना? तो चाहे आप टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल पर हो, लोअर लेवल पर हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, पॉलिटिकल पार्टी में हो, स्कूल में हो, घर में हो, हर जगह कंट्रोलिंग होता है। क्लियर? तभी गोल्स अचीव होते हैं। जब तक जूता नहीं पड़ता ना पिताजी का, तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ध्यान रखना इस चीज का। तो वही लिखा हुआ है, इट इज अ ऑल परवेसिव फंक्शन। क्लियर? बहुत से। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, सेकंड के बाद में सीधा फोर्थ पर आ रहा हूं, थर्ड। चलो थर्ड पढ़ लेते हैं पहले। कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग से हम पीछे भी देखते हैं, कंट्रोलिंग से हम आगे भी देखते हैं। कैसे? पीछे कैसे देखते हैं, क्या सोचा था, क्या हुआ, क्या क्या कारण थे जिससे हम गोल्स अचीव नहीं कर पाए, तो ये क्या होगा, पीछे देखना हो गया। क्लियर? और कंट्रोलिंग से हम आगे कैसे देखते हैं कि भैया आगे ये दिक्कत ना हो, तो आगे हम प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे। है ना? आई रिपीट, पीछे हम देखते हैं कि काम क्यों ठीक नहीं हुआ, हम डिफरेंसेस को एनालाइज करते हैं, और आगे हम क्या करते हैं, आगे के दिक्कत ना हो, तो उसमें हमको प्लानिंग करने में मदद मिल जाती है। तो कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। एक बार रीड कर लेते हैं, क्या दे रखा है, द कंट्रोलिंग फंक्शंस फाइंड आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, एनालाइज द कॉजेस ऑफ सच डेविएशन एंड अटेम्प्ट टू टेक करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन द सेम। वही चीज जो लिखा हुआ है, कैसा क्या सोचा था, क्या हुआ, क्यों डिफरेंसेस आए, और करेक्टिव एक्शंस ले लो। तो इस हिसाब से वो पीछे की तरफ देख रहे हैं। आगे क्या दे रखा है, दिस प्रोसेस हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स। ठीक है ना? जो पिछली दिक्कतें आई, उस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे ना। ठीक है? जो पिछली प्रॉब्लम्स आई, उससे हम कोशिश करेंगे ना आगे वो प्रॉब्लम ना आए, तो बस आगे की प्लानिंग में हेल्प होगा, और हम फ्यूचर में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इट इज अ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज अ फॉरवर्ड लुकिंग। क्लियर? और लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग एक बार नहीं होती है, बार बार करनी पड़ती है, रोज करनी पड़ती है। ठीक है ना? आपके एक बार एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, तो अगली बार के एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए। अगली बार नहीं आएंगे तो उसकी अगली बार होना चाहिए। 10th कंप्लीट हो गए तो 11th कंप्लीट हो गई तो 12th कंप्लीट हो गई तो कॉलेज, सीएस, एमबीए, तो चलती चली जाएगी। पढ़ाई खत्म होगी तो लाइफ आ जाएगी, जॉब आ जाएगी। तो कंट्रोलिंग चलती चली जाएगी बेटा, जब तक तू मरेगा नहीं ना, तब तक तू कंट्रोलिंग करेगा। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक कंट्रोलिंग। देखो बच्चों, अभी तक कंट्रोलिंग के अंदर हमने कितने कौन कौन से टॉपिक देख लिए, मीनिंग देख लिया, फीचर देख लिया, प्रोसेस देख लिया, इंपॉर्टेंस देख लिया। तो जिन बच्चों का टर्म 2 एग्जाम में मई 2022 के अंदर, उनके लिए कंट्रोलिंग चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। और जो न्यू सेशन के बच्चे हैं, 22-23 के बच्चे हैं, उनके लिए कल एक छोटी सी वीडियो और आएगी, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर लेंगे। हार्डली 10 मिनट्स की वीडियो होगी, और उनका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। टिल देयर अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ने लग जाओ, एग्जाम आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।